किया। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु सन 1990 दिल्ली में हुई। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ना टूटे ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। तो ये जो रघुवीर सहाय जी हैं, ये जो समकालीन कविताएं चलती थी उस कविता के जो संवेदनशील नागर चेहरा है वो इसके रूप में इनको पहचाना जाता है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में इन्होंने कविता लिखी हैं और बताते हैं कि इनकी जो कविता हैं वह किन किन विषय पर लिखी गई। तो सड़क के ऊपर, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल, बाजार की बेलौस भाषा में इन्होंने लिखा है कविता को। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। और इन्होंने घर के ऊपर कविता ली, मोहल्ले के जो आचरण होते हैं उनके ऊपर कविता लिखकर इन्होंने हमारी चेतना है ना उसको स्थायी नागरिक के रूप में बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल हृदय छद में इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनी खेज रपटने नहीं रह पाते और बताया है कि इन्होंने इन विषय को नहीं छोड़ा, जैसे हत्याकांड हुआ, लूटपाट हुई, आग जनी हुई, राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ, छद्म छल हुआ, इन पर भी इन्होंने अपनी कविताएं लिखी और पत्रकारिता में इन सब चीज़ों को इन्होंने बताया भी। आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पैसे से वे पत्रकार थे, मतलब व्यवसाय उनका पत्रकारिता का था, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। मतलब सिर्फ ये पत्रकार ही नहीं थे बल्कि कथाकार भी थे, कहानी को लिखने वाले भी थे। कविता को इन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया है। जो कविता इन्होंने लिखी है उसमें कहानीपन भी है और नाटक का जो वैभव है वह भी समाया हुआ है। जातीय या व्यक्तिक स्मृतियाँ इनके यहाँ नदी के बराबर अर्थात नहीं के बराबर हैं, इसलिए इनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं और यही कारण है कि इनके जो दोनों पैर हैं वह वर्तमान में ही स्थित हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदरी मुस्कानों से इनकी कविता पटी पड़ी है और बता रहे हैं कि इसके बाद भी इनके जो मार्मिक उजास हैं और व्यंग हैं, बुझी होने और खुरदरी मुस्कानों से इनकी जो कविता है वह क्या है, भरी हुई है। छंद अनुसार सन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, मतलब छंद का प्रयोग जो करते हैं उसके लिहाज से भी ये अद्वितीय हैं। पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही इन्होंने लिखा है, मतलब ज़्यादातर इनकी कविताओं को हम देखेंगे, रचनाओं को हम देखेंगे तो वो क्या है, बातचीत की जो सरल भाषा होती है उसमें ही लिखा है और बखूबी लिखा है, मतलब बहुत अच्छे से लिखा है। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी इन्होंने देखा है और पत्रकार और कवि घटना के जो विडंबना होती है, जो त्रासदी होती है, इसको भी इन्होंने अपनी रचना में बताया है। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते। बता रहे हैं कि इनकी जो दूसरी विशेषता क्या है, तो दूसरी विशेषता यह है कि ये छोटी जो महत्ता होती है, महत्व होता है उसको स्वीकार करते हैं और वे महज बड़े कहे जाने वाली जो विषयों या समस्याओं पर भी दृष्टि नहीं डालती, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। मतलब समाज में जो कुछ ऐसे पक्ष होते हैं तो उन पर ये क्या करते हैं, अपना प्रकाश डालते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान
खींचा है। मतलब समाज में क्या होते हैं, जो साहूकार लोग होते हैं वह निर्धन लोगों पर क्या करते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं, अपनी सत्ता का प्रभाव दिखाते हैं। तो वो उस ओर भी क्या है, इनने पत्रकारिता में सभी का ध्यान खींचा है। रामदास नाम की इनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। रामदास नाम की एक कविता इन्होंने लिखी है जो कि क्या है, आधुनिक हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। मतलब उनको आधुनिक कविता में स्थान मिला है इस कविता की वजह से। अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता। और बता रहे हैं कि अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली जो शैली है उसका प्रयोग ये करते हैं, और समाज की जो करुणामयी समस्या होती है उसको पकड़ने की जो कलाकार रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है। मतलब ये कला भी इनके अंदर देखने को मिलती है। और इसी का उदाहरण है कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं। मतलब आपने देखा होगा जो कैमरामैन आते हैं तो वो क्या करते हैं कि कोई अपाहिज रहता है तो उससे बार बार पूछते हैं कैसे तुम अपाहिज हो गया, कैसे क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्या क्या घटना। कई बार वो अपाहिज क्या है अपनी आप बीती बताते बताते रोने भी लग जाता है। तो उस समय वो उसकी संवेदना को नहीं समझते, बल्कि वो क्या करते हैं, बार बार अपने प्रश्नों को उनके सामने रखते हैं। तो ये दृश्य यहाँ पर कवि ने बताया है। संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति ने टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी। तो यहाँ पर कैमरे में बंद अपाहिज, इसमें ये बताया गया है कि कैमरे के सामने जो व्यक्ति बैठा होता है उससे किस किस तरह के सवाल वो पूछते हैं, और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसकी जो भाव भंगिमा होती है उसकी वो कैसी अपेक्षा करते हैं कि कैसी होनी चाहिए। इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। क्योंकि दृश्य का संचार कैसे किया जाता है उसकी पीड़ा का ये बताया गया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। यहाँ कवि कहता है यदि मान लो तुम किसी की पीड़ा को किसी को बताना चाहते हैं तो कम से कम उस पीड़ा से तुम पहले संवेदनशील तो हो, तुम्हें वो पीड़ा खुद भी तो अनुभव हो, तभी तो तुम क्या कर सकते हो, उसको संवेदनशील बना सकते हो और उसके दावेदार भी हो सकते हो। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। संवेदनशील होना चाहिए, उसकी जगह क्या है, संवेदना से रहित हो जाते हो। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठक के रूप में भी देखा जा सकता है। कि मतलब जो एक कविता है तो जो शारीरिक रूप से पीड़ित व्यक्ति होते हैं तो उनके अंदर जो संवेदनशीलता होती है तो उस नज़रिए को क्या है यहाँ पर बताया गया है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के भर कस से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, उनको करुणा दिखानी होती है और करुणा दिखाने के चक्कर में ये कार्यक्रम ही कैसा क्रूर बन जाता है। मतलब उसकी संवेदनाओं को समझा नहीं जाता, उसकी पीड़ा को समझा नहीं जाता, सिर्फ कैमरे में दिखाने के लिए उसे बार बार उन्हीं प्रश्नों से क्या कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। अब यहाँ पर हम कविता का वाचन करेंगे, फिर आगे इसको संदर्भ सहित इसकी व्याख्या को समझेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है।
जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों पर एक कसमसाहट। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। अब इसकी संदर्भ और व्याख्या के साथ हम अर्थ देख रहे हैं। सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश या कविता हमारी पाठ्यपुस्तक आरोही भाग 2 से संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक से लिया गया है या ली गई है। इस कविता के रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं। अब प्रसंग है तो इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। अब इसका अर्थ। कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिज पन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह चुप रहेगा। इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको अपाहिज को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है? आपने दुख को जल्दी, मतलब जो अपने दुख हैं उनको जल्दी से बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। अब आते हैं विशेष पर, क्योंकि जब हम व्याख्या लिखते हैं तो उसमें विशेष भी आता है। भाषा सहज व सरल है। काव्यांश में नाटकीयता है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। अब अगली पंक्तियां हैं, सोचिए से करते तक इसका प्रसंग संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। आविष्कारत। इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है? यह बात सोचकर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, जिससे कि लोगों को उसमें आनंद आए, और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा, मतलब जो देखने वाले होते हैं वो भी क्या है, यही इंतजार करते हैं कि ये कब रोएगा अपनी पीड़ा को बताते बताते। अब इसमें विशेष है, मुक्तक छंद है, अनुप्रास व प्रश्न अलंकार है। अब अगली पंक्तियां हैं और उनका प्रसंग और अर्थ है। फिर से लेकर धन्यवाद तक प्रसंग। यहाँ कवि ने मीडिया के लोग किस प्रकार से दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं बताया गया है। अर्थ। कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होंठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ ना बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे।
वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त ना कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी भी कमी रह गई कि यह हम दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए, मतलब ना तो हम देखने वालों को रुला पाए और ना ही जो अपनी पीड़ा को बता रहा था उसको ठीक से ही रुला पाए, क्योंकि उनका उद्देश्य ये होता है कि उनकी पीड़ा सामने वाला बिल्कुल ज्यों की त्यों महसूस करे, तो वो एक साथ दोनों को रुलाना चाहते हैं। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर भी कहते तुम लोगों ने ये कार्यक्रम देखा, इसके लिए सभी का धन्यवाद। इसमें है विशेष उर्दू शब्दावली का सहज प्रयोग किया गया है और मुक्त छंद है। अब है कविता के 7 प्रश्न आएंगे यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियाँ कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? तो कविता में निम्नलिखित पंक्तियाँ कोष्ठक में दी गई हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यह अवसर खो देंगे। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कैमरा बस करो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, बस थोड़ी ही कसर रह गई। इन सभी पंक्तियों से यही अर्थ निकलता है कि मीडिया के लोगों के पास संवेदनाएं नहीं हैं। यदि इन पंक्तियों को कवि नहीं लिखता तो कविता का मूल भाव स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए कोष्ठक में दी गई इन पंक्तियों के कारण शारीरिक और मानसिक अपंगता का पता चलता है। मतलब जो व्यक्ति बैठा था वो तो शारीरिक रूप से अपंग था, परंतु जो कैमरामैन वगैरह थे ये मानसिक रूप से अपंग थे, तभी इस प्रकार के प्रश्न उससे कर रहे थे। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। तो यह कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुण भाव को दर्शाता है, मतलब ऊपर से देखने में लगता है कि करुण रस का प्रदर्शन किया जा रहा है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता बेचना चाहता है। जो संचालक होता है उस अपाहिज की जो अपंगता होती है उसको दुनिया में दिखा दिखा कर पैसा कमाना चाहता है, अर्थात बेचना चाहता है। वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके, और उसका उद्देश्य होता है कि उसका कार्यक्रम क्या है, बहुत अच्छा बने। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब वास्तविकता में देखा जाए तो उसको अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं होती, कोई संवेदना नहीं होती उसके प्रति। यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं। इस तरह दिखावटीपन अपने पन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। अगला प्रश्न है कि हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यही व्यंग किया है कि मीडिया वाले समर्थ और शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली कि वे किसी की करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। वे एक दुर्बल अर्थात अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्धि पाई जा सके। अगला प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? तो इसका उत्तर है, कार्यक्रम संचालक व निर्माता एक ही उद्देश्य होता है, मतलब दोनों का एक ही उद्देश्य होता है, अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना ताकि वह धन व प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। इस उपलब्धि के लिए उसे चाहे कोई भी तरीका क्यों न अपनाना पड़े वह अपनाता है। कविता के आधार पर यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो इससे सहानुभूति बटोरने का संचालक का उद्देश्य पूरा हो जाता है। समाज उसे अपना हितैषी समझने लगता है तथा इससे उसे धन व यश मिलता है। तो इस प्रकार से वो दोनों चीज एक साथ ही कमा लेते हैं।
इसका उत्तर है, अगला प्रश्न करेंगे हम, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? वक्त की कीमत कहकर तो कवि कहना चाहता है कि मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं, मतलब सहानुभूति लेना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगें, लेकिन वे इस रोने वाले दृश्य को ज़्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ऐसा करने में उनका पैसा बर्बाद होगा और समय और पैसे की बर्बादी वे नहीं करना चाहते। ना तो समय बर्बाद करना चाहते हैं और ना ही पैसा बर्बाद करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कविता के आसपास से, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों को करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? तो हमें ये क्या है, अपने मन से बताना होगा। तो यदि मुझे शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो मैं उसके गुणों को सबसे पहले बताऊंगा या बताऊंगी। मैं उसकी कमजोरी को व्यक्त नहीं करूंगी, जैसे ये मेरे मित्र रमेश शर्मा हैं, तो जो मेरे साथ 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, ये बहुत सुंदर करते हैं। दुर्भाग्य से सड़क दुर्घटना में इनकी एक टांग जाती रही, मतलब उनकी दुर्घटना हुई, सड़क दुर्घटना में इनकी एक टांग कट गई। इस कारण इन्हें वैसाखी का सहारा लेना पड़ता है, परंतु इसके कारण इनकी उत्साह व जोश में कोई कमी नहीं, मतलब जैसा उत्साह उनके पास पहले था वैसे ही आज भी है। पढ़ाई लिखाई में ये पहले की तरह ही मेरी सहायता करते हैं, जैसे पहले मेरी हेल्प करते थे वैसे आज भी करते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखिए। यदि हम ऐसे कार्यक्रम देखें तो हमें बहुत दुख होगा, हमारा मन उस अपंग व्यक्ति के प्रति करुणा से भर जाएगा। हमें मीडिया के लोगों और स्वार्थ पर आधारित होते हैं ये कार्यक्रम लोगों का भावनात्मक रूप से शोषण करते हैं ताकि उन्हें प्रसिद्धि मिल सके। अगला प्रश्न है, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निर्देशक को भेजें। उत्तर, क ख ग परीक्षा भवन, दिनांक 23 फरवरी 2021। निर्देशक महोदय, दिल्ली दूरदर्शन, नई दिल्ली। शारीरिक विकलांग से संबंधित कार्यक्रम के संबंध में प्रतिक्रिया। महोदय जी, आपके प्रतिष्ठित चैनल ने दिनांक 12 जनवरी को एक दिव्यांग से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किया। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता द्वारा दिव्यांग से ऊटपटांगे व बेतुकी प्रश्न पूछे जा रहे थे। ऐसे प्रश्नों से उसकी परेशानी कम होने की बजाय बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो विधाता की कमी का मजाक सारी दुनिया के सामने उड़ाया जा रहा था। प्रस्तुतकर्ता हिटलर शाही तरीके से प्रश्न पूछ रहा था तथा अपंग की लाचारी को दर्शा रहा था। अतः आपसे निवेदन है कि ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। आशा है भविष्य में आप इस तरह के कार्यक्रमों के प्रस्तुतिकरण के दौरान पीड़ित व्यक्ति की संवेदनाओं का ध्यान अवश्य रखेंगे। धन्यवाद। भवदीय सपना जैन। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।